डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई जोरदार बहस। You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good. रूस के साथ युद्ध विराम के मसले पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों में हुई तीखी अनबन। इस घटना का साक्षी बना अमेरिकी मीडिया। वैश्विक राजनीति में फिर खिंच गई गुटबाजी की लकीरें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली अहम बैठक। राज्य की सभी सड़कों को 8 मार्च से पूरी तरह खोलने के दिए आदेश। उत्तराखंड हिमस्खलन की घटना में बचाव कार्य जारी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के लिए काम करने वाले 55 मजदूर फंसे थे। 2 मजदूरों के मौत की खबर। खबरें होंगी खेल जगत से और सुनेंगे तमिलनाडु में हिंदी विरोध के पीछे क्या है सियासी खेल। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने के आसार। राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिए सख्त आदेश। 8 मार्च तक सभी सड़कों पर बिना रोक टोक जनता की आवाजाही सुनिश्चित की जाए। 13 फरवरी से जारी है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर 2024 में खर्च हुए 20 करोड़ रुपए। एक RTI के जवाब में सरकार ने दी खर्च की जानकारी। कानून मंत्रालय ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं को लेकर दी सफाई। यह फैसला संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 1 अप्रैल से लागू होगा दिल्ली सरकार का फैसला। गाड़ियों की पहचान के लिए बनेगी विशेष टीम। हिमाचल में ताजा बर्फबारी से 600 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियों का स्तर 4 फीट तक बढ़ा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टली। और तुर्की में कुर्द अलगाववादी और सरकार के बीच 40 साल से जारी संघर्ष खत्म। आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के उग्रवादियों ने तुर्की के साथ सीज फायर का किया ऐलान। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तीखी बहसबाजी हो गई, जिसके बाद दुनिया भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक मिनरल डील के लिए अमेरिका पहुंचे थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस डील के साथ साथ उन्हें रूस का मुकाबला करने में भी अमेरिका का साथ पहले की तरह मिलेगा। लेकिन अब अमेरिका में न केवल सरकार बदल गई है, बल्कि कामकाज के तरीके भी बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कुछ और आक्रामकता के साथ अपना दबदबा कायम करने में लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस दबदबे को मानने से इनकार कर दिया। शुक्रवार की बैठक में जब ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति वेंस ज़ेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि युद्ध विराम क्यों जरूरी है और इसे किस तरह अमल में लाया जा सकता है, तब ज़ेलेंस्की ने उन्हें 2014 से लेकर 2022 तक के अमेरिकी राष्ट्रपतियों का रवैया याद दिला दिया। इस पर ट्रंप और वेंस दोनों भड़क गए और उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की, तो ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें ऊंची आवाज में बात न करने की नसीहत दे दी। You're in no position to dictate what we're going to feel. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. 2 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कूटनीतिक शिष्टाचार को परे रखते हुए बहस हुई और उसका ये नजारा पत्रकारों के सामने घटा। इस पर भी ट्रंप ने कहा कि अच्छा है, अब हमारे देश के लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की बिना डील किए व्हाइट हाउस से निकल गए। उनके साथ पूरा यूक्रेनियन प्रतिनिधिमंडल भी चला गया और व्हाइट हाउस ने उन्हें जाने भी दिया। अमेरिका ने अपने मेहमानों की आवभगत नहीं की और उनके लिए परोसा गया पूरा भोजन वैसा का वैसा धरा रह गया। ट्रंप ज़ेलेंस्की प्रकरण से विश्व राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दुनिया एक बार फिर 2 खेमों में बंटती दिख रही है। फर्क यही है कि इस बार अमेरिका और रूस एक पाले में हैं और यूक्रेन के साथ बाकी यूरोप खड़ा दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मामले पर आ रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है।
कनाडा यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा, रूस ने हमला किया है और यूक्रेन के लोगों पर हमला हुआ है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने लिखा, यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने लिखा, यूक्रेन, स्पेन आपके साथ खड़ा है। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर्ड ने लिखा, हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। उधर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा, स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप न केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे यूरोप की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वहीं इस मसले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ज़ेलेंस्की को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि खुद ट्रंप ने इस बैठक के बाद लिखा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल अब जब वो शांति के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने भी लिखा, शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब चलते हैं मणिपुर, जहां 13 फरवरी से लगे राष्ट्रपति शासन के बाद आज पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें सबसे ज्यादा मंथन राज्य में शांति स्थापना के प्रयासों पर किया गया। खबर बता रही हैं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि मणिपुर में एक बार फिर शांति कैसे स्थापित की जाए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मणिपुर की सारी सड़कें 8 मार्च से पूरी तरह खुल जानी चाहिए। सभी रास्ते जनता के लिए पूरी तरह मुक्त कर दिए जाएं और आवाजाही लगातार होती रहनी चाहिए। अमित शाह ने साफ आदेश दिया कि अगर कोई भी उपद्रवी रुकावट पैदा करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही शाह ने आदेश दिया कि राज्य में नशे का कारोबार फैलाने वाले नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। गृह मंत्री ने जबरन वसूली करने वालों पर भी सख्ती के निर्देश दिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का आदेश बैठक में दिया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में मई 2023 से पहले जैसे हालात बहाल करने और विभिन्न समूहों के पास मौजूद अवैध एवं लूटे गए हथियार पुलिस को सौंपे जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अति संवेदनशील मसले पर हुई बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के अलावा मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि मई 2023 से इम्फाल घाटी में मेइती और आसपास की पहाड़ियों पर बसे कुकी जो समूह के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से पुलिस के सुपुर्द करने का आग्रह किया था। पहले इसकी समय सीमा शुक्रवार 28 फरवरी तक थी, अब इसे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। खबर सुना रही थी अंशिता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। अब रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां शुक्रवार को आए एवलांच में 55 मजदूरों की जान जोखिम में पड़ गई। हालांकि बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। खबर सुना रही हैं आराधना। उत्तराखंड में प्रकृति ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। चमोली में शुक्रवार को आए एवलांच यानी हिमस्खलन के कारण 55 मजदूरों की जिंदगी संकट में फंस गई। ये मजदूर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। इनका काम सेना के मूवमेंट के लिए सड़क तैयार करना होता है। जहां हिमस्खलन हुआ वहीं आसपास मजदूरों के रहने के लिए कैंप बने हैं।
जहां वे कंटेनर्स में रहते हैं। माना जा रहा है कि एवलांच आने पर खुद को बचाने में मजदूर इधर उधर भागे होंगे और इसी में वे दब गए। फिलहाल सेना की मदद से सरकार ने बचाव कार्य में तेजी लाई, जिसके बाद 50 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इनमें से 4 की मौत हो गई है। वहीं बाकी लोगों को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व सेना की IBEX ब्रिगेड कर रही है। घायल लोगों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इनमें इंडियन आर्मी एविएशन से 3 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स से 2 चीता हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अभी भी 5 लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना अभियान चला रही है। बचाव कार्य के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ सेना अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंच गए हैं। धामी ने बताया कि मजदूरों को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, NDRF के लोग, ITBP के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है। लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि माड़ा में चल रहे एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में जोशीमठ बेस कैंप से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि सड़क मार्ग पर लामबगड़ से आगे भारी हिमपात की सूचना थी और हेलीकॉप्टर से ही फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकता था। राज्य सरकार ने फंसे हुए मजदूरों के परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो विभिन्न राज्यों से आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में कई चुनौतियां आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि 57 मजदूर फंसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 2 मजदूर छुट्टी पर थे। इस प्रकार कुल 55 मजदूर हिमस्खलन की चपेट में आए हैं। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खेल की खबरें लेकर आए हैं यश त्रिवेदी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम आखिरी लीग मैच रविवार 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके बावजूद ये मैच अहम होगा। इस मैच के नतीजे से ये तय होगा कि ग्रुप ए के लीडर बोर्ड में पहले और दूसरे नंबर पर कौन सी टीम होगी। इससे तय होगा कि सेमीफाइनल में भारत किससे भिड़ेगा और न्यूजीलैंड का किससे सामना होगा। भारतीय टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतर सकती है। भारत की तेज गेंदबाजी में बदलाव हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम में 5 बाएं हाथ के बल्लेबाजों की मौजूदगी और पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद शमी की पिंडली में आई मामूली चोट की वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खिला सकता है। शुक्रवार के प्रैक्टिस सेशन में इसके संकेत भी मिले हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह लेने की पूरी संभावना है। शमी लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद हाल ही में भारतीय टीम में लौटे हैं। अर्शदीप ने गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल की निगरानी में ट्रेनिंग ली और पूरे रनअप के साथ 13 ओवर फेंके, जबकि शमी ने कम रनअप के साथ सिर्फ 6-7 ओवर ही फेंके। वो पूरी ताकत से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान शमी ने पारी का तीसरा ओवर फेंकने के तुरंत बाद फिजियो से अपने दाहिने पैर का इलाज करवाया था। शुक्रवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि भारत महत्वपूर्ण सेमीफाइनल से पहले शमी को एक बहुत जरूरी ब्रेक दे सकता है। मीडिया से बातचीत में केएल राहुल इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि भारत प्रलोभन के बावजूद अपने लाइनअप में बदलाव करेगा या नहीं, लेकिन सहायक कोच रेयान डोएशेट ने बाद में संकेत दिया कि गेंदबाजी लाइनअप में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए यह बड़ा मैच होगा, क्योंकि ये किंग कोहली का 300वां वनडे मुकाबला होगा। वहीं संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह रह सकते हैं। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा के नए फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। ये विवाद दिनों दिन और गहराता जा रहा है।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हिंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों से भी टकराव बढ़ रहे हैं और केंद्र और राज्य के बीच इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। आखिर क्या है ये विवाद और इसके सियासी मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने। वैसे तो अपने देश में भाषा को लेकर बरसों से विवाद भी रहे हैं और आंदोलन भी होते रहे हैं। राष्ट्रभाषा को लेकर हो, हिंदी को लेकर हो या क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता को लेकर, भाषा और संस्कृति कहीं न कहीं सियासत का हथियार भी रही है। फिलहाल जो ताज़ा विवाद है वह खासकर तमिलनाडु में एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इसे एक बार फिर राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश बता रहे हैं। तमिलनाडु में इसे लेकर जबरदस्त आंदोलन छिड़ा है। इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को भ्रष्टाचार में पीएचडी करने वाला बताते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिंदी थोपने के आरोप को गलत बताते हैं। What is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, will come to the multilingual aspect in study? स्टालिन ने तो हिंदी पर 25 भाषाओं को खत्म करने का आरोप तक लगा दिया है। इस पूरे विवाद और भाषा को लेकर होने वाले टकराव पर हमने बात की भाषाविद और कवि मदन कश्यप से। तो जिस तरह से त्रिभाषा के नाम पर आप एक राज्य की अपनी भाषा तो होगी, उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी देना चाहते हैं, ये थोपने की तरह इसलिए लग रहा है कि त्रिभाषा फार्मूला जो 60 के दशक में केंद्र सरकार ने पारित की थी, जो एक तरह से वो सलाह की तरह रहा, वो अनिवार्य कानून तब नहीं बनाया गया था। हिंदी भाषी राज्यों में भी प्रत्येक राज्य में कोई एक भाषा दक्षिण की, किसी में तेलुगु, किसी में तमिल, किसी में मलयालम, इस तरह से अलग राज्यों में, और फिर या पूर्वोत्तर की उड़िया, किसी में बांग्ला, इस तरह से हिंदी भाषी राज्यों में भी वो भाषाएं पढ़ाई जाए। तो त्रिभाषा की ये अवधारणा थी। अब ये क्या हो रहा है कि त्रिभाषा में अगर आप हिंदी भाषी राज्यों को छूट दे रहे हैं, पहले भी व्यवहारिक रूप से वो छूट ही हो गई, क्योंकि दक्षिण ने एक तमिलनाडु के अलावा बाकी सभी राज्यों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी तीसरी भाषा के रूप में। लेकिन हिंदी भाषी राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कोई भाषा पढ़ाई जा रही होती कि भाई हम आपको एक राज्य में, 2 राज्य में तमिल पढ़ा रहे हैं, तो आप भी एक राज्य आप भी हिंदी पढ़ाइए। लेकिन क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं। तो क्यों नहीं? यहाँ प्रश्न पैदा होता है ना। खास रिपोर्ट लेकर आए थे हमारे साथी अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।